नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये पेपर हम पहुंच चुके हैं यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर के पेपर 2016 के। दो पेपर 2015 के कराए थे हमने, क्योंकि एक उसमें कैंसिल हुआ था और एक री एग्ज़ाम हुआ था, तो दो पेपर इसके कराए। 2014 का कराया और 2013 का कराया। इस तरीके से अभी हम 4 पेपर करा चुके हैं। ये 5वां पेपर है 2016 का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का फ़ायदा ये होता है, आपको इंसाइट जनरेट हो जाती है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा पूछता है। दूसरा ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं पेपरों में, तो वो फ़ायदा हो जाता है। ठीक है। और वीडियो थोड़ी सी 1 घंटे के ऊपर की वीडियो बन जाती है, क्योंकि 125 से 130 के बीच में क्वेश्चन हो पाते हैं। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, अगर डायरेक्ट में भागूंगा तो फिर क्या ही फ़ायदा उसका, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू की बकैती के। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? मतलब पायरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो पायरोमीटर निम्न तापमापियों से किसे कहते हैं? ये है आपका विकिरण तापमापी, है ना, विकिरण तापमापी। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये एक दूर संवेदी थर्मामीटर होता है जो किसी सतह के ताप को मापन करता है, और सामान्यतः लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर ऊष्म विकिरण का उत्सर्जन करती है। इसलिए इसे न्यून ताप को पायरोमीटर से नहीं मापा जा सकता, अगर किसी का तापमान अगर उससे कम है तो, है ना। तो पायरोमीटर जो है आपका काम आता है विकिरण तापमापी में। चलिए, डायनोमो एक युक्ति है। देखो लूसेंट जब आप पढ़ते हो तो लूसेंट में फिर आप बहुत कुछ है उसमें डाटा सारा पढ़ते हो, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेते हो तो आपको किस टॉपिक से कितना क्या पढ़ना है इसका एक अंदाज़ा आपका बन जाता है। ठीक है। तो डायनामो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है ना। और कई बार क्वेश्चन आता है, आ चुका है पीछे भी। वायु की गति निम्न के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? तो यह है आपका एनीमोमीटर। बैरोमीटर वायु का दाब नापता है। किसका? वायु का दाब, बैरोमीटर। आंसर इसका है एनोमीटर, क्योंकि वायु की गति नापता है एनीमोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या है? वायु का अपेक्षिक घनत्व मापता है। ये विंड वेन जो है पवन की दिशा बताता है, पवन की दिशा। तो आंसर इसका एनीमोमीटर हो जाएगा। ठीक है। निम्न गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये क्वेश्चन तो मैं देख करके ऐसा लगता है कि कितनी बार आया है, 13, 14, 15 और ये 16 बार कर रहे हैं हम, इसमें आ गया। O2 ऑक्सीजन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी जितनी भी 7-8 गैसें हैं याद कर लो, रट लो, बिल्कुल हर पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विटीकल्चर, वेजिकल्चर, पिसीकल्चर, ओलरीकल्चर। और ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो। आप कहोगे कि नहीं हमने नहीं किया, बिल्कुल किया है। पिसीकल्चर आपने नहीं किया, मछली पालन वाला। अगर सी का 2 से अगर आप मिला लेते हो तो आंसर आपको पहुंच जाओगे आप नज़दीक, है ना। और ओलरीकल्चर होता है आपका साग सब्जी, तो डी का 1 से मिल जाएगा। किसका? डी का 1 से। तो आंसर आ गया आपका। और विटीकल्चर और वेजिकल्चर, है ना। तो ए का 4, विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती, वेजिकल्चर हो गया आपका वृक्षों की खेती। रट लो एकदम। वायु शक्ति मतलब विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? भाई विंड पावर कह रहा है, वायु में क्या होता है? गति, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर। या सही है ना, 25 सेंटीमीटर। ओके। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक, विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? भारी पानी, जिसका फॉर्मूला है D2O। H2O बोलते ही हैं हम, लेकिन D2O जब बोलते हैं तो ड्यूटेरियम आ जाता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम समस्थानिक है इनके। तो D2O भारी पानी। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। ये क्वेश्चन कितनी बार मैंने आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस पेपर में लगातार आ रहा है ये। हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एनीमिया, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगर हीमोग्लोबिन पर क्वेश्चन आप कर चुके हो, ये आप देख लो 2013 में क्वेश्चन मिल जाएगा, 14 में मिल जाएगा, 15 में मिल जाएगा, 16 में फिर मिल जाएगा। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये वाला टॉपिक हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन रहे हैं।
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन आए वो आपको ढंग से कर लेने ही है। तो ये काम क्या करता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में, है ना। तो ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ये लोहा युक्त होता है क्योंकि लोहा है ना, इसमें आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। तभी तो जब पीरियड्स के टाइम पे लड़कियों को ब्लीडिंग बहुत होती है तो उनमें एनीमिया की कमी उनमें ज़्यादा हो जाती है, मतलब लोह की कमी हो जाती है। जब लोह की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन का संचार कम हो पाएगा, इसलिए उन्हें कभी कभी लगता है ना घुटन सी हो रही है उनको, जैसे दम सा घुट रहा है, ये वाली प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। तो यह रक्त ऑक्सीजन का संचार करता है, ये लोह युक्त यौगिक है और यह रक्त को लाल प्रदान करता है ये। तो यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है क्योंकि ये काम करेगा WBC, ये RBC नहीं करता। तो इस प्रकार से आंसर आपका हो जाएगा 1 2 4, ठीक है। चलिए, बिग बैंग सिद्धांत निम्न के उद्भव की व्याख्या करता है। तो ये आपके ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है, बिग बैंग थ्योरी जो है। प्रकाश वोल्ट ये सेल होते हैं, प्रकाश वोल्ट सेल क्या होते हैं, सौर सेल होते हैं ये। जीव के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, जीव के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन, जिसे म्यूटेशन बोलते हैं, है ना। 14, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। देखो विटामिन से क्वेश्चन आता ही आता है, इसी से हमको ये साइंस में पता चल रहा है ना कौन कौन सा पोर्शन ज़्यादा हर बार पूछता है, तो विटामिन से पूछता ही है। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है आपका गेहूं का अंकुर तेल, गेहूं का अंकुर तेल। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है, कैफीन किस में पाया जाता है, चाय में या कॉफ़ी में, दोनों में, चाय कॉफ़ी दोनों पियो, कैफीन मिलेगा आपको। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार इसको देख पा रहे हो। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, किसके लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मत कहना कि हमने नहीं पीछे देखा, बिल्कुल देखा हुआ है आपने। वहाँ सिर्फ छाल दिया रहा था आंसर, तो यहाँ पे सिनकोना की छाल दे दिया बस पूरा करके। मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क जिम्मेदार है, आपकी जो खोपड़ी है ऊपर वाली वो किसके लिए जिम्मेदार है, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। तो ये उपयुक्त तीनों के लिए जिम्मेदार है। जैसे सपोज करो आपका ये सर है, तो ये सर के आगे वाला भाग है, तो सर के आगे वाले भाग में एक तरफ थैलमस होता है, दूसरी तरफ हाइपोथैलेमस होता है। ये जो थैलमस होता है ये आपकी स्मृति है, भावुकता है ना, बोध ज्ञान है, इसके लिए जिम्मेदार होता है। जो हाइपोथैलेमस होता है, जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, वो आपके शरीर के ताप, रक्तचाप, निद्रा, जो नींद आती है, प्रजनन क्षमता, हृदय की धड़कन, इसको नियंत्रित करता है ये। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के अग्रभाग में पाए जाते हैं। बीच में आपका जो है सेरिब्रल पेंडिकल होता है, कार्पोरेटा होता है। वही आप पीछे वाले भाग में देखोगे तो एक तरफ आप देखोगे सेरिबेलम पाया जाता है। जो ऐच्छिक क्रिया होती है ना, जितनी भी ऐच्छिक क्रिया होती हैं वो सेरिबेलम के द्वारा नियंत्रित होती हैं। दूसरा एक और होता है मेडुला ओब्लंगेटा, मेडुला ओब्लंगेटा, उसके द्वारा अनैच्छिक क्रियाएँ होती है ना। तो इस तरीके से हमारे मस्तिष्क का पार्ट बटा होता है। तो ये तीनों के लिए आंसर सही है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है नाइट्रेट। निम्न में से किस युग में सही सुमेल नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखो फिर से विटामिन आ गया, थायमिन, बी थायमिन नाम क्या है, इधर ये इनका विटामिन का साइंटिफिक नाम दे दिया है और उनसे होने वाली बीमारी इधर दे दी है। तरीके बदल जा रहे हैं उनके, लेकिन विटामिन का सेक्शन उधर ही घूम रहा है। थायमिन, बेरीबेरी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्बी, विटामिन ए वरदानता, वरदानता नहीं होती भाई, क्या होता है, रतौंधी होती है। क्या होता है, रतौंधी, वरदानता नहीं। तो विटामिन सी ही गलत है, बाकी ये सब मिल रहे हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, सी, विटामिन के, रक्त का जमना, ठीक है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या है, कैंसर, इसमें असाधारण बढ़ोतरी किसकी होती है, WBC की, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है ल्यूकेमिया, ठीक है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है, मतलब कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है किससे, बुलिमिया से। यार कभी कभी तो हमें भी लगता है, सामने खाना रखो तो बस लपेट दो, अब तो खाते जाओ। तो बुलिमिया, कभी कभी इसको पढ़ने के बाद लगता है कि हमको भी बुलिमिया की बीमारी है क्या। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है, यूनिवर्सल डोनर है, तो ये है आपका O। मेरा भी ब्लड ग्रुप O है। किसी को चाहिए ब्लड
तो एनी टाइम कॉल मी, आई एम रेडी। बेटे इंग्लिश बोल दिया आज तो विवेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल डोनर है ए, और ये जैसे सर्वदाता होता है तो सर्वग्राही भी होता है। तो सर्वग्राही का आंसर आपको बताना है, ठीक है। सर्वग्राही क्या होता है? निम्न में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? अगर जल को जीवाणु मुक्त करना हो तो कौन सा इस्तेमाल होता है? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामीन, तो उपयुक्त सभी। मैक्सिमम आंसरों में अगर उपयुक्त सभी दे रखा है तो चांस बनता है कि वो आंसर सही हो जाए, ठीक है। निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपयोग में किया जाता है? रक्त कैंसर के उपयोग में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये है आपका फास्फोरस 32। और ये जो आपको रक्त कैंसर बोला है ना, तो ऊपर एक क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा था ऊपर, ल्यूकेमिया, जिसमें WBC की संख्या बढ़ जाती है, कैंसर की बात कर रहे थे ना, तो ये रक्त कैंसर ल्यूकेमिया ही होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर ही है। तो उसके उपचार के लिए जो रेडियो फास्फोरस यही 32 का उपयोग किया जाता है। बाकी आप इनका ही बताओ, कोबाल्ट किस में इस्तेमाल होता है, सोडियम 24 किस में होता है, आयोडीन किस में होता है, इनका भी इस्तेमाल होता है। चलिए, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो यह है इज्जतनगर, बरेली में। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? तो तीक्ष्णता होती है कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण। अच्छा, लाइकोपीन की उपस्थिति किस में होती है? टमाटर लाल होता है लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो है गाय का दूध जो होता है, पीला पीला कलर जो गाय का दूध होता है, वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। और एंथोसाइनिन की उपस्थिति प्याज में होती है, तो इसीलिए प्याज वो लाल लाल दिखाई देती है, मतलब गुलाबी गुलाबी, लाल अथवा गुलाबी, तो वो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर फिलहाल कैप्सिसिन की उपस्थिति, मिर्च की तीक्ष्णता। निम्न भोज्य पदार्थों में से किस में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? चावल छोड़ दो तो मुझे लगता है दूध, अंडा, सोयाबीन, मांस, मच्छी, ये सब में लगभग सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पाद में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के बताइए कौन सा लाया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। कौन सा? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को इस्तेमाल किया जाता है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में, ठीक है। और एथेनॉल का आप मालूम है क्या फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH एथेनॉल। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्न में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है? तो वो है आपकी मीथेन, है ना। और LPG जो आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें दो गैस पाई जाती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए आगे चलते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण, इतिहास का क्वेश्चन आ गया। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कहाँ से? 13वें शिलालेख से, ठीक है ना। और भी ये जो ऑप्शन में उल्लेख आपको दिख रहे हैं कि रुमनदेव स्तंभ लेख है, ह्वेनसांग के विवरण द्वारा लेख है, प्रथम लघु शिलालेख है, इनके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि रुमनदेव स्तंभ लेख भी आपको नेपाल की तराई में स्थित सर्वाधिक छोटी अभिलेख है ये, ठीक है ना। और इस स्तंभ लेख में अशोक की लुम्बिनी यात्रा, रुमनदेव अभिलेख जो है, अशोक जब लुम्बिनी गए थे तो उस यात्रा का वर्णन इसमें मिलता है ना। वहाँ पर उन्होंने कर में छूट दी थी, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा इससे संबंधित रुमनदेव से। आंसर आपका हो गया 13वें शिलालेख। कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख में है। बाकी जो ऑप्शन है वो भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएंगे बाद में, है ना। चलिए, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले, कौन सी कब्र है वो? भैया तीनों को एक ही कब्र में दफनाओगे तो दम तो निकलेगा ही, तो दमदमा। और ये दमदमा कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। कहाँ? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ है तुम्हारा? यूपी में। तो यूपी के प्रतापगढ़ में ये दमदमा है, जहाँ पर एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले। ऐसी सराय नहर आप देखोगे तो ये भी यूपी में है, महदहा ये भी यूपी में है, ये लंगनाथ जो है ये गुजरात में है। ये साइड कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पृथ्व्या प्रथम वीर, पृथ्वी का प्रथम वीर कौन है? अपने आप ही रख लिए नाम, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त से संबंधित आपको मालूम है कि हरिसेठ ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, तो उसमें गुप्त सम्राट जो समुद्रगुप्त हैं उनके लिए पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि ये जो है उसमें बोली गई थी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ना हरिसेठ द्वारा, वो उसमें। और ये प्रशस्ति जो वर्तमान में जो प्रयाग प्रशस्ति है वो आपकी जो है प्रयागराज में स्थित है ना। चलिए आगे बढ़ें।
विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। इस बार पूछेगा नालंदा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मोदी जी ने कर दी है बिहार में दोबारा से। तो इस बार ये पूछ सकता है कि इसकी स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त। लेकिन धर्मपाल रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि पहली बार दिखाई दे रहा है आपको। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना करी थी? तो वो है नागलपुर। और ये भी कृष्णदेव राय से क्वेश्चन बहुत उठते हैं, तो इनका भी टाइम पीरियड, इनके बारे में जानना, ठीक ठाक तरीके से जानना, है ना, क्योंकि इन्होंने नागलपुर की स्थापना करी थी। हजारावा विट्ठल स्वामी मंदिर भी बनाए थे इन्होंने। कृष्णदेव राव ने हजारा और विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी किया था, है ना। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, और इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम बताना। कृष्णदेव राय की बुक का नाम क्या है? अमुक्त माल्यद। मैंने बता दी, चलो। जहांगीर ने मुख्यतः निम्न में से किस कला को संरक्षण दिया? अब ये खुद ही चित्रकार थे जहांगीर, तो जहांगीर ने भी अपनी चित्रकला को ही संरक्षण दिया था। गुलामों को गुलाम किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेशन में है आपका कि गुलामों को गुलाम किसे कहा गया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो आंसर है इसका इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी ही बेटी की शादी इल्तुतमिश से कर दी थी, और राजा ये बनाया गया था। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश कहलाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को राजधानी बनाया था, वरना कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन किया था वो लाहौर कैपिटल थी उस समय। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? अब भैया मुगल शासन में तो एक ही धर्मनिरपेक्ष राजा देखा गया, अकबर, वो ही हिंदू संगीत की शिक्षा ले सकता है, तो अकबर ही है। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल करी थी, ऐसा कौन सा मदरसा था भाई मुगल काल में? तो बेगम हजरत महल का इलाका, लखनऊ। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो 1526 में आया। मैंने इसको शायद बताया भी है आपको कि इसको याद कर लो। बाबर आया था तो पहले उसको पानी पिलाया, फिर उसके बाद उसको खाना परोसा गया, तो बाद में जब खा लिया तो चाय परोसी गई, तो फिर उसके बाद वो घर चला गया। तो पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, तो ये उसके 4 युद्ध थे और क्रम से थे 26, 27, 28, 29। ठीक है ना, चलिए। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो ये है 1820 से 27 के बीच में। टॉमस मुनरो का नाम आपने उससे संबंधित सुना होगा कि जो कर व्यवस्था थी किसानों के लिए, तो रैयतवाड़ी कर व्यवस्था, जमींदारी कर व्यवस्था, है ना, महालवाड़ी कर व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी कर व्यवस्था की जो स्थापना करी थी उससे संबंधित आपने टॉमस मुनरो का नाम सुना होगा। और रैयतवाड़ी के अंदर जो है 51% एरिया लगभग आता था, है ना। रैयत का मतलब होता है किसान, है ना, जो सीधा अपना टैक्स गवर्नमेंट को देते थे, उसमें कोई बिचौलिया काम नहीं करता था। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? विंध्य क्षेत्र का ऐसा कौन सा शिलाश्रय है जिससे सर्वाधिक मानव कंकाल आपको प्राप्त हुए? तो ये कौन सा है? लेखिया, बताइए। तो इसका आंसर है आपका लेखिया। ठीक है। पश्चिम भारत के डी के कारवे का नाम निम्न में से किस संदर्भ में है? धोंडो केशव कारवे। तो इनका दो से है, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है ना, दोनों से है इनका संबंध। भारतीय गौरव यश का मतलब भारतीय यश या भारत गौरव का अंतिम सूर्य कौन रहा? तो वो था हेमू। कौन था? हेमू ने जो मुस्लिम शासन के 350 वर्ष के उपरांत हिंदू शासन की पुनः स्थापना करी थी, इसलिए उनको जो है भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य बोला जाता है। चलिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, युद्ध दे देंगे, संधि कौन कौन सी हुई थी उससे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ, कार्नेटिक युद्ध आपके पता होना चाहिए, क्रम से भी पता होना चाहिए, क्या संधि रही वो पता होना चाहिए, मैसूर युद्ध के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लूसेंट भी पढ़ते हो, मैं कहता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन के बाद आप इनको देखते हो, आपके पास जब समय कम होता है और आप ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते, बड़ी से बड़ी किताबें खोल के बैठ रहे हो, रिवीजन हो नहीं पा रहा है, उससे बेहतर है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ो, ढंग से करो एकदम हर ऑप्शन को, और उसके बाद जो जो टॉपिक आपको लग रहे हैं कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन उठ रहे हैं, उन क्वेश्चन को ढंग से कर लो फिर ले जा करके। ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्स ला चैपल की संधि,
द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी और प्रथम वैश्व युद्ध में हार हुई थी ब्रिटिश की। ठीक है ना, तो आंसर आप मैच कर लोगे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे? खिलाफत आंदोलन, अब ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आ रहा है खिलाफत आंदोलन से, तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों थे। शौकत अली से याद आ रहा होगा कि महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को इन्होंने ही कांधा दिया था, शौकत अली ने। फिर आपको याद आ रहा होगा तो खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था, लेकिन विरोध किसने किया था? शौकत अली ने भी समर्थन दिया था, लेकिन विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये क्वेश्चन आप पीछे कर चुके हो, मिलाते रहा करो ऐसे ही। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ? वो है आपका आंसर 1866 में। और देवबंद आंदोलन कैसा था? ये लगभग मूलतः जो है मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध चलाया गया था। देवबंद आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध चलाया गया था। इस जो आंदोलन के नेता थे वो मोहम्मद कासिम ननोतवी थे और रसीम अहमद गंगोही। तो ननोतवी और गंगोही थे, है ना। और इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। मोतीलाल नेहरू और CR दास 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी 1923 में गठित की गई थी। ये उसकी अपनी वजह थी, चोरी चोरा कांड हो गया था, उसके बाद तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, है ना। और इनका भी मानना था कि क्यों ना हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ें उनकी विधानसभा में जा कर के, इसलिए इन्होंने पार्टी बनाई, फिर इलेक्शन भी लड़ा था। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा राज्य हुआ था? तो वो था आपका सतारा। ठीक है ना। इनको भी याद करने के तरीके हैं, अगर आपने याद कर रखा हो तो स्टोरी टाइप से। मैंने तो याद कर रखा था ऐसे कि सतारा संभल ना सका, सतारा संभल ना सका, फिर नाम ले दिया बघाट। बघाट किसी का नाम है, मैंने कहा सतारा संभल ना सका बघाट, सतारा संभल ना सका बघाट। उदय ने झांसे में ले लिया नाग को, उदय ने झांसे में ले लिया किसको? नाग को। मतलब याद कर लो कैसे भी, जैसे याद है। तो इसमें 6 नाम हो गए। सतारा 1848 का था, 1848 में। ये 49 में था संबलपुर और बघाट था 50 में। 51 का गैप हो गया था, 51 में कुछ नहीं है, फिर 52 में उदयपुर आ जाएगा, 53 में झांसी आ जाएगा, 54 में आपका नागपुर आ जाएगा। ठीक है ना। और यहीं से क्वेश्चन पूछता है, क्रम कैसे भी पूछ ले आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती। ओके, चलिए। निम्न में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? तो नाइटहुड का परित्याग किसके विरोध में किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अनुच्छेद 249 पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। आर्टिकल 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्न में से किस से अधिक समय के लिए प्रवर्त नहीं रहेगा? मतलब अगर आप एक प्रस्ताव पारित करते हो आर्टिकल 249 के तहत, तो वो कितने दिनों तक रहेगा प्रवर्त, उसके बाद नहीं रहेगा। तो वो टाइम पीरियड है आपका 1 वर्ष। और आर्टिकल 249 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें प्रावधान ये है कि राज्य सूची के जो विषय हैं, भाई राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, ये कौन सी अनुसूची में है बताना, है ना। तो इनमें अलग अलग विषय दे रखे हैं कानून बनाने के लिए। तो 249 आर्टिकल में ये बोला गया है कि राज्य सूची के विषय हैं, उनके संबंध में राष्ट्र हित में अगर विधि बनानी हो तो संसद की शक्ति है। तो संसद की शक्ति कानून बनाने की है राज्य सूची के विषय में, अगर कोई मुद्दा राष्ट्र हित में है तो आर्टिकल 249 इससे संबंधित है। ठीक है। सरकारी आयोग निम्न संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? सरकारी आयोग। तो सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। राज्य वित्त आयोग कितनी बार पूछेगा भैया, अब तो पागल हो जाएंगे हम, है। उसका पति अपनी बीवी से पर्स मांगता ही रह जाएगा। 243 आई है। तो ये एक संवैधानिक संस्था है। जब आर्टिकल अगर आपको पता हो किसी चीज़ का डायरेक्टली और ये पूछ ले कि कौन सी संस्था है, तो संवैधानिक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 253। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, इसके आर्टिकल कहीं है। 249
में राज्य सूची के विषय पे कानून बनाती है जब राष्ट्र हित में हो कोई मुद्दा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 250 में, तो 250 में अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो राज्य सूची के विषय में कानून कौन बनाएगा? संसद बना सकती है। ये इमरजेंसी के टाइम पे है। 249 में नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर आता है ना। फिर मैं कहूँ कि 252 में क्या आएगा? तो 252 में है कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर रेडी हो जाए किसी विषय पर अपनी विधि बनाने के लिए, संसद को शक्ति है उसमें कानून बनाने की। फिर ये बस 2 या 2 से अधिक राज्यों को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तो संसद कानून बना देगी, ठीक है ना। वही 253 आर्टिकल किससे रिलेटेड है आपका? ये अंतर्राष्ट्रीय जो करार होते हैं उनको प्रभावी करने के लिए विधान है, ठीक है। तो राज्य सूची के विषय में से ही संबंधित है ये, लेकिन उसमें संसद को पावर है कंडीशनली कि किस किस कंडीशन में वो ऐसे काम करेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए किस में प्रावधान है आपका? आर्टिकल 324 में। इन आर्टिकल में क्या क्या दे रखा है, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 320 किससे संबंधित है, 322 किससे संबंधित है, 326 किससे संबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे, फिर क्वेश्चन पूछ लिया आधारभूत ढांचा, मूल ढांचे से संबंधित आपका है केशवानंद भारती, पूछता ही रहता है, रट जाएगा करते करते। निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? कौन करेगा भाई बताइए। अगर सेंट्रल लेवल में देखते हो तो संसद देखते हो, जब आप स्टेट लेवल पे देखोगे तो राज्य का विधानमंडल। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान संविधान के कौन से भाग में है? भाग 9, ठीक है। अनुसूची और भाग में अंतर हो जाता है, गड़बड़ ना कर देना। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी किस लिए? लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, क्योंकि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था तो उसको भी हमने पंचायतों को भी विषय दे दिए गए फिर कि आप इनमें कानून बना सकते हो। तो ये एक विकेंद्रीकरण ही तो है एक प्रकार से। अगर हम देखें तो हम ऊपर बिठा दें सेंट्रल गवर्नमेंट, उधर स्टेट गवर्नमेंट को बिठा दें, तो नीचे आपका क्या है? पंचायत, नगर पालिका और पंचायत है। तो ये शक्तियों का क्या है? विकेंद्रीकरण। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण के लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? देखो, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आपने समितियां पढ़ी थी, है ना, जो हमने बैक्स के रूप में बताई थी 4-7 ये याद करी थी हमने। तो बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता, GV के राव, LM सिंघवी, फिर उसके बाद थुंगन। तो ये क्या है? इसमें पहली थी आपकी बलवंत राय मेहता, तो BR मेहता। पंचायत राज व्यवस्था का शिल्पी नहीं कहा जाता BR मेहता को। 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रावधान किया जाता है। तो बात दोनों ही सही है, इसलिए उन्होंने बोला था कि प्रभावी उपचार करेगा ये आर्टिकल 32, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, संविधान की आत्मा है। पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? तो जहाँ जनसंख्या होगी नहीं अनुसूचित जातियों की, तो वहाँ पदों का आरक्षण करने की ज़रूरत क्या है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। वहाँ अनुसूचित जाति पाई नहीं जाती, इसलिए वहाँ पर आरक्षण लागू नहीं होता पंचायतों में चुनाव का, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या क्या हो सकती है? तो 21, इसका आंसर 21 है। मतलब अधिकतम संख्या है कि अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, उससे कम रख लो तो रख लो, इतना मैक्सिमम रहेगी। भारत में एक नया राज्य सृजित करना हो अगर आपको, तो अगर वो विधेयक जब लाया जाएगा तो उसका पारित होना कैसे ज़रूरी है? तो वो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा होता है। क्योंकि कोई भी बिल पास किया जाता है एक साधारण बहुमत होता है, उस तरीके से भी करते हैं। विशेष बहुमत होता है, एक और विशेष हो जाता है जिसमें 14 राज्य नहीं, आधे राज्यों का जो है समर्थन चाहिए होता है। तो नया राज्य गठन करना हो तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा हो जाता है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करेगा? सबसे बड़ा कौन है? संसद। कानून बनाने की कौन सी संस्था है? संसद। लेकिन उसके बाद न्यायपालिका ने जो एक अपना न्याय दे दिया था, मूल ढांचे वाला सिद्धांत दिया था, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, तो केशवानंद भारती वाला केस बार बार जो आ रहा था, उस मूल ढांचे में आप चेंज ना करोगे तो बाकी आप कानून बना सकते हो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 51 जो आपकी विदेश नीति से संबंधित है। बाकी आर्टिकल का आप जिक्र कर सकते हो। इस आर्टिकल का बताना, आर्टिकल 312 में क्या दे रखा है।
ठीक है। चलिए, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है, तो यहाँ इधर आपको दे रखे हैं कुछ संस्थान और उनके आर्टिकल सीधे सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन इस तरीके से काफ़ी मिलेंगे आपको, तो इनके आर्टिकल आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन में बहुत क्वेश्चन ये मिलेंगे तुम्हें, रिपीटेशन में ऑप्शन मिलेंगे। फाइनेंस कमीशन सीधा सीधा आर्टिकल 280, और संघ लोक सेवा आयोग कितने में मिलेगा आपको 315, भारत का नियंत्रण परिषद अनुच्छेद 148, और आपका प्रशासनिक अधिकरण मिलेगा अनुच्छेद 323A। मैच आप कर लेना, ठीक है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आपका पद कौन धारण करता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी का आर्टिकल क्या है? 76। बाकी इन तीनों का आर्टिकल आप बताइए कौन कौन सा आर्टिकल है। ये आप ऊपर अभी क्वेश्चन में देख के आ चुके हो, इसका भी ऊपर देख चुके हो आप। लोकसभा अध्यक्ष बताइए इसका किस किस में जिक्र किया गया आर्टिकल में, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, अभी RO 2024 में पेपर हुआ था, RO 2024 में ये क्वेश्चन आया था उसमें, ठीक है। तो फिर से जो है सूची एक इधर देखो और आर्टिकल इनके फिर इधर देखो, तो ऊपर क्वेश्चन वही कर रखे हो, एक ही पेपर में चीज़ें घूम रही हैं, देख लो। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, संवैधानिक संशोधन करना हो 368, वित्तीय आपातकाल के समय फाइनेंस, तो ये आपका 360 में है, ठीक है। और अखिल भारतीय सेवाएं आपकी 312 में दे रखी है, ठीक है ना। मिल गया आंसर। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर राज्यसभा, एक तो धन विधेयक से राज्यसभा का कोई ज़्यादा लेना देना होता नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उसमें जाता भी है, तो अगर वो 14 दिन तक उसे रोक सकता है मैक्सिमम। उसमें कोई फेरबदल करेगा तो उसे मानना ना मानना फिर लोकसभा के ऊपर है, ठीक है। तो ये 14 दिन तक मैक्सिमम रोक सकता है उसे। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? तो यह है आपका भारत का राष्ट्रपति। और ये क्वेश्चन दोबारा आएगा क्योंकि हॉट टॉपिक हो रखा है एकदम, क्योंकि अभी जो है आर्टिकल 341 से ये रिलेटेड रहता है ना, जिसमें राष्ट्रपति को ये पावर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने की, है ना। तो अभी जो SC ST के आरक्षण के वर्गीकरण से संबंधित जो चीज़ें उठ रही हैं, उससे ये आर्टिकल 341 फिर से चर्चा में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ लेना, दोबारा से आप रिपीटेशन में इसे देखोगे, है ना। तभी तो न्यूज को और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद पता चलता है कि हमें कहाँ गौर देना है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड को बोलते हैं यूके ना लेगा, नेलांग घाटी। चलिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये जो आप देख रहे हो फोन, बोरा, मिस्ट्रल, खमसिन, क्या है ये स्थानीय पवनें हैं। क्या है ये? स्थानीय पवनें। ये अलग अलग उस जगह चलती हैं। फोना अल्प्स पर्वत में सही है, बोरा पोलैंड में नहीं। आपने एड्रियाटिक सागर पढ़ा था, हमने जो एक क्वेश्चन किया था एड्रियाटिक सागर की रानी, तो वहाँ वो आगे उसके था रोम, तो हमने कहा था रोम नहीं है, वेनिस है ना। तो एड्रियाटिक सागर के भागों में ही ये बोरा चलती है, तो पोलैंड नहीं, एड्रियाटिक सागर के आसपास सही जाएगा। मिस्ट्रल रोन घाटी में है, ठीक है। तो ये सारा साफ करके देख लो आप सही से, ये वाला गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है ना। और इनका याद कर लेना सही से, क्योंकि फ़ोन आपकी गर्म है ना, फ़ोन आपकी क्या है, गर्म पवने हैं, स्थानीय पवने हैं। अगर देखें तो फ़ोन गर्म है, अगर बोरा देखेंगे तो ठंडी और शुष्क है। जो बोरा है ये ठंडी और शुष्क है। ये मिस्ट्रल पवन जो है रोन घाटी की तरफ बहती है, ये ठंडी है। ये आल्प्स पर्वत पर उत्पन्न होती है ना, और फ्रांस में राइन नदी की घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर चलती है। राइन नदी की घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर चलती है। और खमसिन गर्म है क्योंकि ये मिस्र में प्रवाहित होने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क पवन है खमसिन, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नीचे दिए गए कूट से निम्न झीलों को क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना है इसका झीलों का। तो याद किया हुआ था, अपना जोड़ दिया था हमने, इन्हीं चारों को लगा था SVGB। सब्जी भाई, सब्जी क्या सब्जी भाई, SVGB। तो सुपीरियर, विक्टोरिया, ग्रेट बियर और बैकाल, है ना। तो 4
3 1 2, 4 3 1 2, इनके आंसर के हिसाब से लगा रखा था। बाकी तो आपको पता ही है कि सुपीरियर सबसे बड़ी झील है ना। ठंडे पानी की, मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर, है ना। और विक्टोरिया आपने चर्चा में पहले पीछे क्वेश्चन में देख रखा था, टुक की तरह से याद किया था। टुक कवर करता है कौन सा, तंजानिया, युगांडा और केन्या कवर करता है। इनके भी नाम आपने सुने हैं। बैकाल झील को भी आपने सुन रखा है, 2-3 बार क्वेश्चन प्रीवियस में आ रखा है। तो ऑप्शन तो वहीं से बनेंगे भैया, कुछ नया अफलातून होने वाला है नहीं है। 1-2 ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, लेकिन 1-2 ऑप्शन आपको प्रीवियस से मिल जाएंगे। निम्न में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? तो बंदरगाह दे रखा है, उनके देश रखे हैं। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में, बिल्कुल सही बात है। एगाकी चाइना में नहीं है, ये रसिया में है। कहाँ? रसिया में है, तो यही गलत है। मॉन्टवीडियो उरुग्वे में है, सही है। जकार्ता इंडोनेशिया में, सही है। याद कर लेना इनको, इससे आपको समझ में आता है कि बंदरगाह पूछता है, देश पूछ लेता है। तो आप कुछ और इंपॉर्टेंट बंदरगाह जो न्यूज में रहे उनको याद रखो, है ना। थोड़ा सा लूसेंट में और होंगे तो उनको ध्यान दे लो। माना, नीति, लुपुलेख, ये सब मिलते हैं आपको उत्तराखंड में। नाथुला हम पीछे प्रीवियस में ये इसको कर चुके हैं, है ना। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में किया हुआ है हमने। सिपकीला जम्मू हिमाचल प्रदेश में कर रखा है हमने। जोजिला जम्मू कश्मीर में, है ना। तो याद तो कर रखा है ना। निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? नवीन कौन सी है? अच्छा, सबसे पुरानी कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टान है। तो इसको भी याद किया हुआ था, जैसे आप विटामिन को याद करते हो ना, बस हमें घुलनशील विटामिन ए डी ई के, तो हमने ए डी कर लिया था, ई है नहीं है, तो ए डी के और लास्ट में वी जी। आर्कियन क्रम की चट्टानें धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। तो सबसे नई है गोंडवाना। कौन सी? गोंडवाना। क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि जनजातियों के नाम दे देगा और जनजाति पूछेगा ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपने कालाहारी मरुस्थल का क्वेश्चन प्रीवियस में किया हुआ है, वहीं आपने बुशमैन देखा था। तो बी का 4 जैसे आंसर आप मिला लोगे तो आपको आंसर तो वैसे ही मिल जाना है। ये फ़ायदा है देखो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करने का। कालाहारी मरुस्थल किया था, वहाँ की जनजाति भी हमने देखी थी। जैसे ही वो क्वेश्चन अगर हमने ढंग से पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन एक सीधा सीधा यहाँ से हो जाता। बाकी नहीं तो चारों देखो, है ना। खिरगिज जैसे ऊपर पढ़ रखे थे, अभी खिरगिज जनजाति भी होती है और उन्हीं खमसिन पढ़ रहे थे वहाँ। तो बुशमैन हो गया। एन्नू जापान घुमा लाओ भैया। कैन्नू एन्नू। बुद्धू कहाँ जाएगा? अरब में जाएगा। एन्नू जापान जाएगा, बुद्धू अरब में जाएगा, बद्दू है। बाकी बचा खिरगिज, ये मध्य एशिया की जनजाति है। चारों याद कर लो, ठीक है, फिर से वो आपको रिपीटिशन में दिख जाएगा। निम्न दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? देखो कॉमन सेंस लगाया जाता है। जब मैं कहूँ कि यहाँ आपको कुछ नहीं मालूम, तो लेह तो पता है कहाँ है, लद्दाख में। बाकी आपको ये मालूम है कि सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, तो ये होगा नहीं। चुंबी घाटी आपकी जो है भूटान, सिक्किम और चाइना की जो मिलन पॉइंट है चुंबी घाटी, वो है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि लेह लद्दाख की बात कर रहे हैं। इंडिया का मैप तो थोड़ा बहुत पता ही होगा भाई, हाँ। तो हम जाएंगे लेह लद्दाख में, तो इंडिया का मैप तो आपको आइडिया ही है कि आप यहाँ जाना चाहते हो, और ये चीज़ें मिल रही हैं आपको यहाँ। इधर चुंबी वैली इधर मिल रही है आपको, सिक्किम वाली ये, तो ये ना तो ये होगी ना तो ये होगी। अब 2 बचते हैं, बनिहाल और जोजिला। बनिहाल से पूछेंगे बनी कैसा हाल है? जैसा तेरा हाल है। बनिहाल से पूछ रहे हैं बनी कैसा हाल है, वो कह रहा है जैसा तेरा हाल है, मतलब जैसा तेरा हाल है। तो इसका मतलब जैसा तेरा हाल है मतलब जैसा थे जार में लो जम्मू और श्रीनगर। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा है बनिहाल दर्रा। जोजिला है लेह को जोड़ने वाला। लेह तक जाने वाला कौन सा है? जोजिला। 1 बचता है, ठीक है। वैसे तो 2 बचे थे, 2 हमने वैसे ही काट दिए थे। घास के मैदान पूछता है, महाद्वीप पूछ लेता है। तो घास के मैदान हमें याद होने चाहिए, शुष्क घास के, ठंडी घास के जो इलाके हैं। लानोज, स्टेबी, प्रेरीज। प्रेरीज हम देख चुके हैं पहले भी। प्रेरीज बहुत प्यारा है, प्यारा होगा वहीं घूमने जाओगे। उत्तर अमेरिका सबको प्यारा है, तो प्रेरी प्यारा है। वेल्ड आपका दक्षिण अमेरिका में है, स्टेबीज यूरोप में है, लानोज गलत कर लिए ना, पीछे घूमिए दोबारा देखिए। प्रेरीज आपका उत्तर अमेरिका बिल्कुल सही, स्टेपी आपका यूरोप बिल्कुल सही, लानोज आपका दक्षिण अमेरिका में है और वेल्ड है अफ्रीका में, ठीक है। ये आंसर है आपका। भारत में निम्न में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? कॉफ़ी तो एक ही जगह के, कर्नाटक।
सॉरी। औद्योगिक क्षेत्र है एक तरफ और एक तरफ दे रखी है सूची देशों की कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने 2015 में देखा था, डेट्रॉयट सिटी देखा था, मोटर सिटी, है ना। टेक्सास देखा था, यूएसए का रासायनिक क्षेत्र देखा था कि नहीं। तो वैसे ही वो याद थे, यहाँ भी ये याद करो। किन की है, किन की भैया, जापान में जाएगा, कैंटर जाएगा चीन में। लॉरेन अगर आपको पता रहता, आप प्रीवियस में अगर याद करके आए थे इसको, अगर इसमें से आपको अगर ये तीनों ऑप्शन ऐसे दिख रहे थे कि ये कुछ नए हो रहे जा रहे हैं, तुम कहोगे प्रीवियस में तो आया नहीं है भैया क्वेश्चन हमारा, कैसे नहीं आया। लॉरेन अगर फ्रांस याद रहता तो सी का 4 मिलाते आपको आंसर मिल जाता। लो, मिलता कि नहीं। बेलो हॉरिजेंटली ब्राज़ील से मिला दो, लॉरेन का फ्रांस से मिला दो, बाकी दोनों रट लो एकदम, दोबारा से देखने को मिल जाएंगे। सूची केंद्र के नाम दे रखे, खनिज के नाम रखे, और ये सब आपको दे रखे इंडिया के। और तरीके भैया अपने अपने, है ना। मुकुम, डल्ली राजहरा, कोरापुट, चित्रदुर्ग। तो मुकुम आपका असम में है, और असम में क्या है, मिलता है कोयला। तो ये तो हो गया बाकी आपका एमसी। मुकुम हो गया कोयला, ठीक है। अब आप एमसी को कुछ और मत बोल लेना, है ठीक है। डल्ली राजहरा ये आपका छत्तीसगढ़ में है ना। डल्ली राजहरा क्या है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पे खनिज मिलता है आपका लौह अयस्क। क्या मिलता है, लौह अयस्क, जिसको याद कर लिया हमने डीआई से। क्या डीआई, ये डेटा एनालिटिक्स नहीं है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये है डीआई। डल्ली राजहरा में लौह अयस्क मिलता है, आयरन, ठीक है। कोरापुट में क्या मिलेगा आपका, कोरापुट उड़ीसा में है, और यहाँ मिलता है बॉक्साइट। बॉक्साइट तो ये याद कर लिया हमने कब से, कब मतलब के से कोरापुट, बी से बॉक्साइट, कोरापुट कब, है ना। बाकी बचता है चित्रा, और चित्रा बनेंगी हमारी सीएम, तो मैग्नीज मिल जाएगा। चित्रा से सी ले लेंगे, एम से एम, मतलब याद कर लो जैसे भी याद करना है आपको, सीधा सीधा याद कर लो। चित्रदुर्ग आपका कर्नाटक में, और कर्नाटक में मैग्नीज मिलता है, ठीक है। चलिए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है अनाईमुड़ी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, आगे भी दिखेंगी आपको, ये टेंशन ना लो। निम्न में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। मेंस के क्वेश्चन किए होंगे आपने, अभी हम करा रहे थे जब, है ना, तो तब आप इनको देख रहे होगे। तो किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक है, वो है आपका उत्तर प्रदेश में। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अब ये आप करोगे, है ना, ठीक है। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर गुजरात का तटीय मैदान है तो इसको, इस वाले भाग को आप कच्छ या काठियावाड़ के नाम से जानते हो। वहीं आप मुंबई से गोवा तक, अगर कहूँ मुंबई से गोवा तक, तो इसको आप कर्नाटक तट कहोगे या कन्नड़ तट कहोगे। नो सॉरी, मुंबई से गोवा तक कहोगे तो कोंकण तट कहोगे। कौन सा, कोंकण, कोंकण तट। यहीं गोवा से अगर कर्नाटक तक जाओगे, कर्नाटक का मतलब मैंगलोर तक, तो इसको कन्नड़ तट बोलते हैं, कन्नड़ तट, ठीक है ना। और भाई आप जो है नीचे मैंगलोर से कन्याकुमारी तक जाओगे तो ये वाला तट आपका हो जाता है कौन सा, मालाबार तट। और ये प्रीवियस में आप कर चुके हो मालाबार तट। वैसे इधर होता है ना, ये उड़ीसा तक होगा, उत्कल तट होगा, फिर उत्तरी सरकार तट है, ठीक है ना। उड़ीसा वाला हिस्सा अगर देखोगे तो इसको उत्कल तट बोलते हैं। और ये उड़ीसा से नीचे जाओगे गोदावरी से कृष्णा नदी तक तो उत्तरी सरकार तट बोलते हैं उसको, उत्तरी सरकार तट, है ना। और नीचे वाला तट आपको पता ही है कौन सा, कोरोमंडल तट, कौन सा। और ये पूछ रखा है पहले भी, तो ऐसे आपको ये सारे पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्या आंसर है इसका, सी, कोंकण तट। क्या पूछा था, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, उत्तरी भाग पूछ रहा था ना, तो कोंकण तट आ गया। लो, उत्तरी भाग ये रहा, कोंकण तट। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है, कहाँ पर है भाई, ये है आपकी आंध्र प्रदेश में। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्न स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, चेन्नई, है ना। ये अब आपको मानसून वगैरह चैप्टर ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पता होगा। इंडिया में जब मानसून एंट्री मारते हैं तो इधर से एंट्री मारते हैं, है ना। तो यहाँ वेस्टर्न घाट है तो बारिश यहीं पड़ जाती है। अब रिटर्न भी जब होती है तो रिटर्न में पड़ती है यहाँ बारिश, चेन्नई में, वरना यहाँ सूखा रहता है। चेन्नई में उस समय सूखा रहता है।
जब दक्षिण पश्चिम मानसून के काल में बारिश नहीं होती। सबसे अधिक बारिश जब लौटता हुआ मानसून होता है तब होती है चेन्नई में बारिश, ठीक है। निम्न में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? सही सुमेल नहीं है। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, तेलैयाबाद, कोनार नहीं है, बराकर है। कौन सी है? बराकर। इसलिए यही गलत है, बाकी तीनों सही मिल रहे हैं। गांधी सागर, चंबल, नागार्जुन, कृष्णा, ठीक है। याद कर लेना इनको चारों ऑप्शन को। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी रहती है, दीर्घवृत्तीय धुरी 23.5 डिग्री पर, ठीक है। 92वां क्वेश्चन, भारत के सभी राज्यों के विश्व के अलग अलग देश मानकर मानव विकास सूचकांक लाया गया। अब ये दोबारा होगा सही कि नहीं होगा पता नहीं, बट देख लो एक बार, है ना। उत्तर प्रदेश का पाकिस्तान से मिला दो, केरल का मालदीव से मिला दो, तो आंसर मिल पा रहा है। कौन सा मिल पा रहा है? देखिए, ए का 4 से मिला दो, ए का 4 आपका मिल गया, और यूपी का हमने मिला दिया था पाकिस्तान से, मतलब सी का 2 मिल गया। अब तो ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं भाई। बाकी किससे मिलाओगे? अब देखो बाकी किससे मिला रखा है इसमें, तो गुजरात का मिलाएंगे होंडुरास से, तो बी का 3rd। जैसे बी का 3rd करेंगे हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। और 1 महाराष्ट्र का दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तो ये है आंसर इसका। निम्न में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है? तब जब क्वेश्चन आया था तब केन्या आंसर इसका दिया गया था, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस समय चीन है। बाकी और सर्च करके देख लेना गूगल पे, और मुझे भी इसमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। चाइना ही होना चाहिए, क्योंकि 2023 वाले में तो देखा था कि चाइना है। इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन ILCS योजना का संबंध निम्न में कथनों में से किससे है? यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय राज्य योगदान 75% है, राज्य योगदान 25% है। कौन सा कथन सही है बताइए? तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं, ये गलत है। अब ये देखो करंट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि जब इकोनॉमी के क्वेश्चन हम करते हैं तो इकोनॉमी करंट है, तो ये वाला अब योजना दोबारा तो पूछेगा नहीं, अब नई योजना चर्चा में रहेगी वही पूछेगा। निम्न में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई योजना नहीं है? तो आप इसे देखोगे तो शहरी से संबंधित है, लेकिन डिजिटल स्मार्ट लग रहा है कि जैसे क्रांति लाने वाला डिजिटल क्षेत्र में, तो डिजिटल भारत योजना उससे रिलेटेड नहीं है। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेश नहीं है, यह समावेश है? कौन सा? वित्तीय समावेशन होता है ना, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? जब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो ए सही है, बी सही है, सी नहीं सही है, क्योंकि इसमें कह रहा है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। भाई समावेशन करने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े, तो वो सिकोड़ रहा है या विस्तार कर रहा है? तो सिकोड़ना नहीं है, विस्तार करना है, इसलिए ये गलत है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुनने में लग रहा होगा पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन घाटे की वित्तीय व्यवस्था का मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा है, 5,000 ज़रूरत है आपको 10,000 की, आपने 5,000 किसी से उधार ले लिए, तो अब आपके पास फिर भी 10,000 हैं क्योंकि आपने उधार ले लिए। घाटे की व्यवस्था आपने बना ली, लेकिन इससे क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी आपकी। अब आप ज़्यादा खर्च कर पाओगे, क्योंकि 5,000 थे तब कम करते। व्यवस्था तो घाटे की रही है, लेकिन मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो गई। निम्न में से कौन सा आय समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? देखो SSA सर्व शिक्षा अभियान कब आया बताना आप इसे, डेट इसकी, लेकिन भर्ती होने के लिए पात्र क्या? 6 से 14 वर्ष की एज, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM उद्देश्य निम्न में से कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जब लाया गया था तो उसका उद्देश्य क्या नहीं था इसमें? देखो, उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण करना था, सुधारीकृत उत्पादक तकनीक का निर्देशन करना था, फसली की नई किस्मों को प्रचार प्रसार, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करने से इसका कोई लेना देना था नहीं। इनडायरेक्ट में भी खोजोगे तो भी शायद नहीं मिलेगा। निम्न घटनाओं पर ध्यान दें और तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। इस तरीके से ही पूछता है, इसलिए उनकी डेट याद रहनी चाहिए सीधी। जैसे गरीबी हटाओ 1971, कब? 1971। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ 1966-67 में, तो 1967 लगा लो। मिल गया आपको क्रम 3, 2, 1, 3, 2, 1। ई बीज संबंधित है। अब ये इकोनॉमी का पोर्शन है, और इकोनॉमी का पोर्शन मैक्सिमम करंट अफेयर्स से बनता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे हमें आइडिया लगता है कि इस टाइप की टर्मिनोलॉजी अगर होगी तो हमको वो नोट करनी है, ठीक से पढ़नी है। ई बीज का मतलब है कि बिजनेस करना है हमको, गवर्नमेंट टू बिजनेस, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस। सरकारी सेवाओं की पहुंच एकल द्वार द्वारा, इसका ये आंसर है। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किसने, कौन सी समिति ने करी थी? तो केलकर समिति ने कही थी।
बाकी आप बताइए कि रंगराजन समिति किससे रिलेटेड है, चलैया समिति किससे रिलेटेड है, पता होना चाहिए ना, आगे फिर ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। आयकर सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, तो कौन सी अकादमी भाई? ये मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ऐसा कि जो PDF बनाता है ना मेरी, उससे पूछूं मैं आयकर है, ये हरामी इंसान है मेरे को। तो आंतरिक है भैया, नहीं पता हो ना, अगर पढ़ाई ढंग से नहीं करी हो तो, अगर तुम दूसरा काम कर रहे हो तो तीसरे काम को परफेक्ट नहीं कर पाओगे। आंतरिक सुरक्षा अकादमी है, आयकर सुरक्षा अकादमी नहीं है। आयकर की कौन सी सुरक्षा करोगे तुम? आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर है? माउंट आबू। कहाँ पर? माउंट आबू। विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अपडेट किया जाए तो करंट में चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कुछ दिया गया नहीं था उस समय, लेकिन जब निकाल के देखा तो 22 करीब 2022-23 में, अगर आप देखोगे 2023 में, तो 23 देशों में अनिवार्य व्यवस्था थी। चेंज होती रहती है, अब देख के देखना करंट में क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन बने तो आप कर पाओगे, फिर 2024 में पूछ लो। पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड, अब ये करंट का क्वेश्चन है क्योंकि ये लिखा ही गया था उस पेपर, जब ये पेपर रहा है 2016 का, तो उसी समय 2014-15 में लिखी गई थी पुस्तक मोहिंदर उमपुरी की। तो कारगिल टर्निंग द टाइड, अब इसे रटने की जरूरत है नहीं तुम्हें, वैसे भी बहुत कुछ रटना है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन से हैं? आगरा, दिल्ली, जयपुर। देखो, इकोनॉमी के पोर्शन का मतलब है करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन के बाद तो उसमें जो कुछ भी पूछता है फिर करंट से है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल में, ये याद कर लो आप, करनाल में। मानव सादृश्य मतलब मानव के जैसा लघुत्तम कपि, मानव के जैसा दिखने वाला सबसे छोटा कपि कौन सा है? तो गिब्बन है, बाकी तो सब बड़े बड़े हैं। आंसर है आपका गिब्बन। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये बुक किसने लिखी थी? तो ये है WA फेयर सर्विस। जब रूट्स आ गया, रास्ते आ गए, तो रास्ते तो हमारी फेयर सर्विस ही दिलवाएगी। 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? लिंगानुपात समुदाय में देखा जाए तो सबसे कम किस में? सिखों में। सबसे कम किस में? सिख। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था सिखों में लिंगानुपात? तो वो है आपका 903। सिखों में लिंगानुपात था 903। इनसे ज़्यादा सभी में है, इनमें जो आप देख रहे हो, है ना, क्योंकि मुस्लिम में 951 है। मुस्लिम में कितना है? 951। वहीं आप जैनों में देखोगे तो मुस्लिमों से भी ज़्यादा है, इनमें आपका 954 मिल जाएगा। सबसे अधिक आप देखोगे तो बौद्धों में है, बौद्धों में लगभग 965 है। लगभग नहीं, एग्जैक्ट डाटा है ये 2011 के आंकड़ा का, अब देखो चेंज हो चुका होगा, है ना। तो उस समय 903 सबसे कम सिखों में था, बट अब सेंसस आया नहीं 2021 का, तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका बिहार। एक बिहारी सब पे भारी। चलिए, निम्न में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? अब ये डेट दे रखी है, मतलब दशक दे रखा है कि जनसंख्या वृद्धि दर कब कितनी रही थी। तो फिर से वही काम हो गया। प्रीवियस ईयर अगर आपने पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कि इस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी, तो अलग अलग ऑप्शन जैसे ये दे रखे वैसे दे रखे थे, तो ये वाला ऑप्शन आपको याद हो जाता, वहाँ 17.64 था। ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ये उठाता है, वहीं से ऑप्शन उठाता है, जैसे याद होता गलत पता चल जाता। बाकी ये है कि फिर ध्यान ये बनता है कि आपको ये याद कर लेना चाहिए कि किस में कितना है। नहीं याद हो तो मोबाइल नंबर याद करते हो वैसे याद कर लो क्रम से, 2466 2387, इस तरीके से पॉइंट लगाना होगा यहाँ तुम्हें बस। बाद में ध्यान रखो अपने निमोनिक्स बना के, 2466 2387 2154 1764, ऐसे नंबर याद करते हैं ना, फ़ोन नंबर याद करते हैं, वैसे ही कुछ आंकड़े अगर याद करने हो तो कर लिया करो इस तरीके से। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। ठीक है, वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी 29 वर्ष, उस समय के हिसाब से 2016 में जब ये किया गया था। अब आप हो 2024 में, तो ऐसा ही कोई आकलन, कोई रिपोर्ट आ रही है जिसमें ऐसी बात कही जा रही है कुछ, तो उन पर आप ध्यान दो, क्वेश्चन वैसा ही बनेगा, है ना। जनसंख्या के निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समावेशी विकास के कार्यक्रम में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषि, तो ये अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। अब नई योजना आएंगी करंट अफेयर्स में देखो, और जो आपका बजट है तो बजट को बहुत ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन वहाँ से पिक होंगे काफ़ी। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? ये
रिपीटेड क्वेश्चन है। सर्वाधिक जैव विविधता आपकी भूमध्य रेखा के आसपास उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। फिर से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी 2008 में, जिसे हम नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये 2008। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा जल वायु, तीनों। निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल बनाया गया हो, बाकी तो है ही नेचुरल। तो धान के खेत को ही तुम आर्टिफिशियल कहोगे, बाकी तो वन, घास का मैदान, झील सब नेचुरल है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। देखो मानव तो शाकाहारी भी है और मांसाहारी है, तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है वो, ठीक है ना। चलिए, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? बायोडाइवर्सिटी के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? हमसे ना पूछो भैया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर किया होगा तो आंसर पता चल गया होगा। आवासीय विनाश। भारत में निम्न में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो इस पे भी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। निम्न पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? नगर, ग्राम, क्षेत्र, तीनों। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? खतौली, मुजफ्फरनगर में है ये। चेंज होगी तो बताना कि कहीं और किसी ने हथियाला हो ये स्थान। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा, ठीक है। और इस तरीके से हमने आज 1 घंटे से भी पहले ये 124 क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करी। अब तो और जल्दी होते जाएंगे, क्योंकि जब आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं तो वो रिपीटेशन में क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं आपको। फिर आपको ये लग रहा होगा कि नहीं मिल रहे, अभी मिल रहे हैं, टॉपिक तो मिल रहे हैं आपको कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो वो ढंग से पढ़ा जाए, है ना। बाकी हम करंट अफेयर्स को पढ़ने की इंसाइट जनरेट हो रही है आपके अंदर, करो तो सही आप। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके टिप्स पे होने चाहिए, वही गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। फिर देखो पेपर कैसे नहीं फाइट होगा। उसके बाद करंट अफेयर्स करेंगे और फिर मॉक टेस्ट कराएंगे। मॉक टेस्ट मैं आज लेके आया था, देखो PDF मिलेगी तो मैं शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है ना। बाकी ये है कि मॉक टेस्ट करा देंगे सोल्व करके उसको, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।